Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all a good class. Okay, so we were on chapter number 3 of history, that is an empire across 3 continents. We did have an introduction regarding the chapter. हमने पढ़ लिया था रोमन एम्पायर की लोकेशन क्या है. We did talk about a few of its important characteristics, मतलब geographical location की अगर बात करें तो. उसके बाद we did also कि क्या क्या sources हैं जो हमें बताते हैं about the Roman civilization. ठीक है. फिर we also talked about few differences in terms of Roman Empire and the Iranian Empire. उसके बाद हमने बात की थी अबाउट कि पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी कैसी है, जहां पे हमने ये देखा था कि कैसे एक रिपब्लिकन सो कॉल्ड रिपब्लिकन फंक्शन से फाइनली एक एम्परर जैसी चीजें स्टार्ट हो गई है. पर डायरेक्टली उन्होंने खुद को बोला क्या कि दिस इज एक्चुअली दैट ही इज प्रिंसिप, ही इज द लीडिंग सिटीजन, और ये क्या है, प्रिंसिपिट है. ओके, so this is what we already had something on which we already had discussion. उसके बाद we did talk about कि कैसे जो senators है they were initially important, और आप उनको कैसे ट्रीट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि उसके बेसिस पे लोग जज करते थे कि एम्परर कैसा है. या हम बोल सकते हैं हमारे पास जो मेन सोर्सेज है, रिटन टेक्स्ट है, उसमें इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप सेनेटर्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, उसके हिसाब से एम्परर को अच्छा या खराब माना जाता है. तो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि मेन जो कंपोजर्स थे जो इन चीजों को लिख रहे थे उस टाइम पीरियड में ग्रीक और लैटिन में, वो ज्यादातर कुछ सेनेटर्स ही होते थे, सेनेटोरियल बैकग्राउंड के ही होते थे. ओके, तो हमें एम्परर के बारे में पता चल गया है, हमें सेनेट के बारे में पता चल गया है. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोफेशनल आर्मी. नाउ एम्परर और सेनेट, अगर नेक्स्ट टू एम्परर एंड सेनेट की हम बात करें तो अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंपीरियल रूल वाज द आर्मी. यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आर्मी थी. अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल, द पर्शियन एम्पायर which was conscripted army, the Romans had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. I told you this point earlier also, जब हम इरानियन और रोमन एम्पायर के बीच में डिफरेंस कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे. आई टोल्ड यू कि जो इरानियन आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी. कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी का क्या मतलब है, जिनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था और उनको एक तरीके से जबरदस्ती उनको बोला जाता था कि ये कंपल्सरी है कि आपको सर्व करना ही पड़ेगा इन द आर्मी. ठीक है. बट रोमन एम्पायर में ऐसा नहीं था. रोमन एम्पायर में पेड प्रोफेशनल आर्मी थी, आपको प्रॉपर सैलरी मिलती थी, और जो एक सोल्जर है उसको मिनिमम एटलीस्ट 25 इयर्स ऑफ सर्विस देनी पड़ती है. ठीक है. ये जो पेड आर्मी का हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ये बहुत स्पेशल फीचर है रोमन एम्पायर के. ऑब्वियसली टू डेवलप एन आर्मी वाज अ ग्रेट थिंग, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ somewhere telling them as standing army, like regular army, क्योंकि you are paying them wages and you are telling them that you have to be a soldier and give the service for at least 25 years. So this was a great thing according to that time period. जो आर्मी थी उनकी वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी थी पूरे एम्पायर में. अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे अराउंड 4th सेंचुरी तक 6 लाख इनकी सोल्जर्स थे, मतलब आर्मी में 6 लाख लोग थे. सो सर्टेनली हम बोलेंगे इट इज वेरी वेरी क्लियर कि जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, जितना उनका नंबर ज्यादा होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि वो जो एम्पायर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. और वो पर्टिकुलर एम्परर जिनके अंडर इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ज्यादा सोल्जर्स हैं, ऑब्वियसली वो एक सिक्योर्ड एम्पायर पे रूल कर पाएंगे, बिकॉज ही विल बी हैविंग पावर टू कंट्रोल. और अगर ऐसी कोई कंडीशन आई कि सामने से कोई अटैक कर रहा है तो यू आर इन अ पोजीशन टू डिफेंड योरसेल्फ, एंड आल्सो यू आर इन अ पोजीशन टू एक्सपैंड बाय वेजिंग वॉर्स ऑन other, you can say, surrounding territories. Kyun? Because you already have so many soldiers with you, okay, to support you. So अब
यहाँ पे क्या है, सोल्जर्स को पता है कि वी आर इम्पोर्टेंट, तो सोल्जर्स कॉन्स्टेंटली हमेशा बोलते थे कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, प्लीज इंक्रीज, यू विल हैव टू इंक्रीज आवर वेजेस, एंड हमारी जो सर्विस कंडीशन है उनको भी आप इम्प्रूव करो। और हम देखेंगे ये जो एजिटेशंस हैं, these were seen often in form of mutiny. What is mutiny? Mutiny क्या होती है क्लास? Before we move on, let us just look at this word in detail. So when we talk about mutiny, it is basically kind of protest, revolt, and it generally occurs within a group. एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ही ये होता है, मिलिट्री का होता है, मोस्ट ज्यादातर ये मिलिट्री के विदिन ही होता है। सो टू जनरली क्या होता है, टू ब्रिंग सर्टेन चेंज या अपोज अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट दैट हैज बीन पास, या कोई ऐसी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट होती है म्यूटनी। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो सोल्जर्स है, दे न्यू दैट दे आर सो इम्पोर्टेंट, दे न्यू दैट दीज वर द पीपल who for the king were, you can say, occupied an important position, because as we just had a kind of discussion कि जो राजा है और जो सो कॉल्ड एम्परर है वो तभी ज्यादा पावरफुल होगा जब उसकी आर्मी जो है दैट इज a very powerful skilled one and always ready to fight, तो एक रेगुलर टाइप के ऑर्गेनाइज बॉडी। तो वो तो थी, पर इनको भी अपनी इंपॉर्टेंस पता थी, इसलिए ये लोग भी बहुत बार क्या करते थे, एजिटेट करते थे, हमारी वेजेस बढ़ाओ, जो हमारी सर्विस कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करो। And if the soldiers felt let down by their generals or even emperor, मतलब they were so important that if sometimes they felt कि हमारी somewhere किसी फॉर्म में कुछ इंसल्ट की गई है या हमारी बात को ध्यान नहीं दिया गया है, जनरल्स ने ऐसा किया जो मेन हेड है, या इवन कभी कभी एम्परर ने, तभी भी वो लोग क्या कर लेते थे, रिवोल्ट कर लेते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रोमन आर्मी है वो डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस विद सेनेटोरियल सिंपैथीज। इसका क्या मतलब है क्लास? Whatever I am saying to you is written in our book and something that maybe I have studied about the Roman civilization, ठीक है? जहां से वो रिसर्च वर्क हिस्टोरियंस ने वो चीजें सारी इंफॉर्मेशन लेके आए, वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सोर्सेज हैं, वही जो हमें रोमन सिविलाइजेशन से मिले हैं। और रोमन सिविलाइजेशन में जनरली कौन लिखता था? वो हिस्टोरियंस या वो लोग जिनको सेनेटर्स से सिंपैथी थी, क्योंकि वो सेनेटर्स के साइड थे, यानी वो आर्मी के बारे में जो बताते हैं हमें उस हिसाब से पता है। अब वी आर नॉट 100% श्योर कि वो टोटली ट्रू पिक्चर देते थे या नहीं, बिकॉज वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे या वो जिनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है उनके हिसाब से लिखेंगे। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन मेनी टाइम्स कि ये जो सोल्जर्स हैं ये लोग बहुत बार म्यूटनी करते थे, प्रोटेस्ट करते थे अगर इनको थोड़ा सा भी लेट डाउन लगता था। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि सेनेट जो है ना, दिस बेसिकली हेटेड द आर्मी एंड आल्सो वर स्कैर्ड ऑफ द आर्मी, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था कि अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस हो जाता था, आर्मी वाले कर लेते थे। स्पेशली 3rd सेंचुरी के अराउंड जब कुछ टेंशंस क्रिएट हो गई थी और जब गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी कि आपको टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, और टैक्सेस जनरली क्यों पे करने पड़ेंगे, बिकॉज जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है वो क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। सो दिस वाज सोर्स ऑफ समवेयर हम बोल सकते हैं often unpredictable violence, especially in the tense conditions when the government was forced to tax more heavily to pay for the mounting military expenditures. Again, क्या समझ आ रहे हैं यहाँ पे? We need to keep certain things in background. ठीक है, हमने बोला है सेनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेनेट से एम्परर के अंडर आ गया सारा पावर, एम्परर ने थोड़ा पावर आर्मी को दे दिया, सोल्जर्स को इंपॉर्टेंट मानने लग गए। ये लोग इस चीज के लिए अपने वेजेस बढ़ाओ, हमारी जो सर्विंग कंडीशंस है, जो सर्विस जिस हिसाब से देते हैं, जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं और जो हमें प्रोवाइड करनी होती है उनकी कंडीशंस इंप्रूव करो, वेजेस बढ़ाओ। और इसके लिए वो लोग बहुत बार म्यूटनी भी करते थे। सेनेटर्स जो है वो इसके
इनको अपोज करते थे। एक तो उनको लगता था ये लोग ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इनको सुना जा रहा है। सेकंड क्या था, उनको हमेशा डर लगा रहता था। क्या डर लगा रहता था उनको? दे वर ऑलवेज स्केयर्ड समवेयर कि ये जो आर्मी है, मतलब अनवेयर समवेयर कुछ, ये लोग स्ट्रॉन्ग है, दे आर बेसिकली ट्रेन्ड और ज्यादा पावरफुल है। और इस टाइम पीरियड पे क्या है, थोड़ा सा वायलेंस भी ज्यादा होने लग गया था। क्यों वायलेंस होने लग गया था? क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे। एम्परर्स के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए थे। क्यों बढ़े थे? यहाँ पे कुछ कुछ तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके कारण, और कुछ जो हमारे पास एविडेंसेस है जिसमें लिखा हुआ है कि सोल्जर्स हमेशा बोलते थे कि हमारी वेजेस को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी, एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द सेनेट एंड द आर्मी। अब इसी चीज को अगर हम सम अप करना चाहें तो हमें पता है एरिस्टोक्रेसी, आर्मी और एम्परर जो है वो 3 प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में। हम पिलर्स भी बोल सकते हैं, हम उनको प्लेयर्स भी बोल सकते हैं ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। अब एक इंडिविजुअल एम्परर जो है वो कितना सक्सेसफुल है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। और ये फैक्टर्स कौन से थे? सबसे पहला था कि उनका कंट्रोल कितना है आर्मी पे। सेकंड, when the armies were divided, the result usually was civil war. तो यानी क्या है, अगर आपकी आर्मी आपके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में? एम्परर के कंट्रोल में, तो वो 10 बार सोचेगी बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ म्यूटनी और रिवोल्ट। और अगर ऐसा हो कि आर्मी डिवाइड हो गई है और वो किसी टाइप का रिवोल्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या होगा? सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है क्लास? जब विद इन अ कंट्री पीपल आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो सिविल वॉर होगा, क्योंकि आर्मी खुद ही डिवाइड हो जाएगी, ग्रुप्स अलग अलग हो जाएंगे एंड पीपल विल बी फाइटिंग अमंग ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब क्या हुआ है। ये वाला जो टाइम पीरियड है, जो हम अर्ली एम्पायर की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट 1 ईयर जो है 69 सीई, ठीक है, जो 69 कॉमन एरा वाला टाइम है, वो एक ऐसा ईयर था जो जिसमें अर्ली रोमन एम्पायर में थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। बिकॉज इस टाइम पीरियड में 4 एम्परर्स जो हैं वो चेंज हुए थे क्विक सक्सेशन में। ठीक है, फर्स्ट, इससे पहले बेसिकली जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी ऑन द होल वर फ्री फ्रॉम एनी सिविल वॉर, and in this sense we can say that the empire experienced a relatively stable time. ठीक है, स्टेबल, अच्छा रूल चल रहा था। फर्स्ट 2 सेंचुरीज वर ऑलमोस्ट, हम बोलेंगे कोई सिविल वॉर नहीं हुआ था, बट समवेयर एक हमारा यहाँ पे ईयर जो है वो थोड़ा सा नोटोरियस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला था, क्योंकि उस टाइम पे 4 एम्परर्स जो है बहुत क्विक सक्सेशन में क्विकली क्या हुए थे, चेंज हुए। अब सक्सेशन किस बेसिस पे था? सक्सेशन टू द थ्रोन। सक्सेशन का क्या मतलब है? नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी, नेक्स्ट जो जनरेशन है, यहाँ पे सक्सेशन ऑफ द एम्परर आ जाएगा कि राजा के बाद नेक्स्ट कौन बन रहा है, एम्परर। ओके, सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट, यानी आपकी फैमिली का ही होना चाहिए, और ऑब्वियसली जनरली सन जो है वो ही आपका नेक्स्ट जो आपको सक्सीड करेगा। सो जनरली फैमिली डिसेंट पे ही था, ईदर नेचुरल और अडॉप्टेड। ये एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अडॉप्टेड भी हो सकता है आपका सन, आपका रियल सन भी हो सकता है, नेचुरल सन भी। ये चीज तो चली आ रही है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये जो रिपब्लिक से जब हमारा पूरा सेनेट वाला था, तो हमने पढ़ा था रिपब्लिक बेसिकली लास्टेड फ्रॉम 509 BC to 27 BC when it was overthrown by Octavian, the adopted son and the heir of Julius Caesar. यानी जूलियस सीजर का जो अडॉप्टेड सन है ऑक्टेवियन, जो जिन्होंने बाद में अपना नाम ऑगस्टस कर लिया था। सो दिस वाज ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। उसी तरीके से ये सिस्टम जो है जनरली आगे फॉलो हो रहा था। इवन एम्परर टू एम्परर, आर्मी में भी जनरली ऐसे ही होता था कि आपके फैमिली डिसेंट वाले जो है उनको आर्मी में
एंट्रेंस मिल जाती थी। अब एक एग्जांपल है जो टिबेरियस है, जो कि सेकेंड हम बोलेंगे रोमन एम्परर है। he was also not the natural son of Augustus, and he was also the adopted one. कौन? टिबेरियस। टिबेरियस कौन था? ऑगस्टस का अडॉप्टेड सन था। और ऑगस्टस खुद कौन थे? अडॉप्टेड सन किसके थे? जूलियस सीजर के। ठीक है, सो ये लीनिएज इस तरीके से चल रही है, मतलब इट वाज कंसिडर्ड टोटली लीगल, कुछ ऐसा नहीं था कि अडॉप्टेड सन है तो नहीं हो सकता। अगर नेचुरल आपका है तो ठीक है, अदरवाइज अडॉप्टेड सन भी आप उसको थ्रोन पे बैठा सकते हैं। तो ऑगस्टस जो है, ही अडॉप्टेड हिम टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन। उन्होंने किया ही इसलिए था, उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया था ये मेरा अडॉप्टेड सन है, एंड आई वांट हिम टू बिकम द सन बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि क्या हो, एक स्मूथ ट्रांजिशन। ओके, स्मूथ ट्रांजिशन हो मतलब सक्सेशन के लिए कोई सिविल वॉर ना हो। ओके, so now when we know that Augustus actually took a good step by from starting only telling somewhere before, like ताकि नेक्स्ट कौन उनको सक्सीड करेगा, he told and he adopted Tiberius basically to ensure कि स्मूथ ट्रांजिशन और बीच में कोई ऐसा सिविल वॉर या सक्सेशन के लिए कोई ऐसा वॉर ना हो। ठीक है, now along with this what was more important या common during this time वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वॉरफेयर जो है इस फर्स्ट 2 सेंचुरीज में बहुत कम था, यानी बाहर के एरिया से फाइट करना जो है, दीस पीपल वर नॉट एज सच वांटिंग टू हैव टू मच ऑफ फाइट्स विद द एक्सटर्नल टेरिटरीज। जो एम्पायर टिबेरियस ने इनहेरिट किया था ऑगस्टस से, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, इट वाज ऑलरेडी टू एक्सपैंडेड। So Tiberius thought it is actually unnecessary कि I will expand more. It is better कि जितना empire मेरे under control है उसको मैं अच्छे से rule करूँ and I become a good emperor, मतलब and पूरे area पे अच्छे से control रहे मेरे। ठीक है, so that is why Tiberius जो है जितना भी उन्होंने inherit किया था from Augustus, वो इतना expanded था that he felt that it was not necessary to expand more. In fact, जो ऑगस्टस की एज है उसको it is remembered as the age of peace. Why? Because it ushered in after decades of internal strife. So basically we see कि ऑगस्टस एज जो है इसको एक एज ऑफ पीस माना जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत इंटरनल रिवोल्ट है जो हो रहे थे और बहुत सारी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी हुई थी इस टाइम। So we know before Augustus there was a lot of internal conflict that were occurring. There were a lot of military conquests that were taking place. So obviously his time was considered as a time of peace. So generally expand करने की कोशिश नहीं कर रहे थे इस टाइम पीरियड तक, बट एक मेजर कैंपेन का हमारे पास जरूर एविडेंस है अर्ली एम्पायर में, दैट वाज ऑफ ट्रेजन। ठीक है, Now this was again जो भी इनकी एफर्ट भी थी ना एक्सपैंड होने के लिए, वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, इट वाज फ्रूटलेस एक्चुअली। वो चाहते थे कि यूफ्रेट्स रिवर के अराउंड भी हम क्या करें, एक्सपैंड कर लें अपने एम्पायर, बट ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम्स। So he basically was trying to expand beyond the Euphrates river. हमने देखा था Euphrates are basically towards the eastern side of the Roman Empire, तो वहां से और expand होना चाहते थे, but he could not be successful in that his whole जो वो try कर रहे थे। And in the years basically 113 to 17 CE, ये एरिया भी जो है these were actually abandoned by his successors. So इसी से रिलेटेड एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 61 इन आवर बुक, द एम्परर ट्रेजन्स ड्रीम, ठीक है, अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। देन आफ्टर अ विंटर, देखो ये वी आर गेटिंग सर्टेन एविडेंस और हम इसको पढ़ रहे हैं। देन आफ्टर अ विंटर 115 to 16 in Antioch marked by a great earthquake, in 116 Trajan marched down the Euphrates to Ctesiphon, Parthian capital, and then to the head of the Persian Gulf. There, the historian describes him
as looking longingly at a merchant ship setting off for India and wishing that he were as young as the Alexander. क्या मतलब है? He was looking at the merchant ship जो इंडिया की तरफ जा रहा है for the trade purpose and all, and he was looking like wishfully and he wanted, मतलब एक टाइप का ड्रीम था that I could also go to that area, and somewhere he had the dream of conquering even till that area, but we know that he could not fulfill that dream of his. Okay, so this is regarding, अगर हम थोड़ा सा political structure देख लें या major players देख लें of the early Roman, ये जितना भी expansion था इसका, ठीक है? So this is what we need to understand about the early empire regarding the मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और सोल्जर्स और सेनेटर्स का क्या रोल था और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो कैसी थी, डिस्टर्बिंग थी या काम थी, एंड दिस टाइप these kind of things. So we are clear, I suppose, with these things. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts and we'll solve them. And in our next class, we'll be moving with the same topic और थोड़ा आगे जानेंगे about the Roman civilization. So now meet you all in the next class.